Oppo Reno 15F को मुझे यूज करते हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इस फोन को 1 लाख के अंदर आपको कंसीडर करना चाहिए, कौन कौन सी कमियां देखने को मिली है इसमें और कौन सी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इसका रिव्यू बना रहा हूं और आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 पे बात करते हैं तो वो है इसका डिजाइन। एग्जैक्टली Oppo Reno 15 Pro में भी यही डिजाइन देखने को मिलता है, बस वो थोड़ा साइज में छोटा है, जिसकी वजह से ये वाला फोन आपको यूं कह सकते हो कि 2 लाख से ऊपर वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है डिजाइन के अंदर। बस ये है कि इसके साइडों पे हमें प्लास्टिक देखने को मिलती है, बैक साइड ऑल दो ग्लास टाइप है, और अगर फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ भी गेम चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमें एक 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके बेजल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, बड़े सिमेट्रिकल से बेजल हैं चारों साइड से। बाकी HDR वगैरह को ठीक से सपोर्ट करता है, व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे हैं, आउटडोर ब्राइटनेस बहुत अच्छी है इसके डिस्प्ले की। तो ये थी कुछ इसकी अच्छी चीजें, और 120 हर्ट्ज के ऊपर ये डिस्प्ले काम करती है, जिसकी वजह से स्मूथनेस भी बहुत है, और इसके अंदर कलर 16 का अपडेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको एक लेटेस्ट पॉपअप से कलर भी फील होते हैं डिस्प्ले के। सो ओवरऑल ये दोनों चीजें तो थी इसकी बेस्ट। अब बात करते हैं ना इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर हमें LPDDR5X वाली रैम देखने को मिलती है, 5 वाली सॉरी, जिसके साथ साथ UFS 3.1 वाली 256 GB स्टोरेज देखने को मिलती है, 8 GB रैम है, और जो प्रोसेसर देखने को मिलता है इसके साथ इसको पावर करने के लिए वो है 6 Gen 1। अब इस प्रोसेसर की मैं पावर को सम अप करूं ना तो ये सारी कंपनीज ऑलमोस्ट इसी प्राइस में ही देती हैं। सैमसंग अगर आप उसका A36 उठा के देख लो ये प्रोसेसर है, अगर Honor X9D उठा के देख लो उसमें भी सेम यही प्रोसेसर है। वहीं पे अगर Realme 14 में एक आया था वो थोड़ा सस्ता था इसमें, लेकिन उसमें कैमरास बहुत ढीले कर दिए थे। ये एक ओवरऑल डिवाइस है, तो उस लिहाज से इसके परफॉर्मेंस से मैं ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि डेली यूजेस में आप कोई भी ऐप ऑन करोगे फटाक से ऑन करके देता है, कोई मेजर लैग जिटर नहीं देता। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी काम कर रहे हो ना, वहां आपको जिटर फील हो सकते हैं, जैसे कि कोई एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, और एडिटिंग में इसने एक मुझे शॉक्ड किया था बात से। मैंने इसके अंदर प्रॉपर फाइल डाली, सारा कुछ जैसे प्रॉपर एडिट करते हैं वीडियो को वो करी VN के अंदर, और उसको मैंने 4K 60 पे इसके ऊपर रेंडर लगा दिया। इमेजिन करें आप इसने कितना टाइम लगाया होगा, कमेंट में बताएं मुझे। इसने उसको रेंडर करने में ऑलमोस्ट 3 घंटे लगा दिए थे, और फोन बहुत हीट भी हुआ था। हालांकि इसके अंदर वेपर चैम्बर कूलिंग भी देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे सिनेरियो हैं इसके परफॉर्मेंस के कि अगर बहुत हैवी काम डाल दोगे ना तो उस चीज के लिए प्रोसेसर बना ही नहीं है। ये एक एफिशिएंट और डेली यूजेस के लिए प्रोसेसर है, जो कि आपके 4 से 5 साल चलेगा, लेकिन ये है कि हैवी काम नहीं करवाएगा। अगर आप कोई हैवी डेटिंग करो या हैवी गेमिंग करो, अब गेमिंग की बात हो रही है तो इसके अंदर हमें 60 FPS के ऊपर गेमिंग देखने को मिलती है, और 60 FPS के ऊपर भी बहुत फ्रेम ड्रॉप करता है। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे ना फिर तो 40 FPS के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो गेमर हजरात के लिए भी ये फोन नहीं है। सेम इसकी परफॉर्मेंस पता है कहां निकल के आ रही है, जैसे पिक्सल फोन्स करते हैं कि नॉर्मल डेली यूजर्स में जो मर्जी ऐप ऑन करो मजे से ऑन करवाएंगे, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जो मर्जी ऑन कर लो, लेकिन अगर आप हैवी काम करने लग जाओगे एडिटिंग एंड गेमिंग, वहां पे मर जाएंगे। तो इसकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैमरास की बात करते हो तो बैक पे 3 आंखें हैं, फ्रंट पे एक बड़ी तगड़ी आंख है, मीन 50 मेगापिक्सल फ्रंट देखने को मिलता है, 50 बैक है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और जो साथ ये छोटा सेंसर है ये रेलू कट्टा नहीं है, ये भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा रिजल्ट के लिए आज ये जरा आउटडोर रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 30 fps के ऊपर सिनेमैटिक मोड के अंदर, जहां पे आप देख सकते हो बहुत लेवल का ब्लर निकाल के दे रहा है बैकग्राउंड पे ये वाला फोन। और यहाँ पे भी आप साइड पे देख सकते हो, इस साइड पे कि बैक साइड से बहुत ज्यादा हार्श लाइट भी आ रही है। और आपको एक और चीज भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप 2x के ऊपर भी जूम कर सकते हो, जहाँ पे डेप्थ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे मुझे डिटेल लॉस होती है देखने को मिल रही है। और एक और चीज भी मैं चेक करना चाहूंगा, थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि स्टेबिलाईजेशन कैसे देखने को मिलती है। नो, स्टेबिलाईजेशन अच्छी है। अगर आपने कोई ऐसी कंटेंट क्रिएशन करनी है जहाँ पे आप सिनेमैटिक रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। और एक और यहाँ पे मैं इसके फ्रंट कैमरा में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी सिनेमैटिक प्रॉपर काम कर रहा है, और 2% के ऊपर भी काम कर रहा है, शिफ्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर बैक साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा वहां पे ब्लर कर देगा। तो अंडर 100K ये एक दी बेस्ट ऑप्शन है इस फोन का। एंड यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बैक कैमरा के साथ 4K 30 fps के ऊपर। और अब यहाँ पे आप देखो जब मैं क्लोज आया हूँ बैकग्राउंड पे क्या लेवल का नेचुरल ब्लर निकल के आ रहा है, ये एक अच्छे लेंस होने की निशानी होती है। और यहाँ पे मैं 2x तक जूम कर सकता हूँ, बैक कैमरा में मैं 10x तक जा सकता हूँ, लेकिन 10x के ऊपर कोई खासी डिटेल्स नहीं रहती। और एक बार मैं स्टेबिलाईजेशन भी आपको दिखा देता हूँ 4K के ऊपर के स्टेबल कितना निकल के आ रहा है। यहाँ पे मुझे लिटिल जिटर देखने को मिला, लेकिन ये उम्मीद है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में इसको हल कर देगा ओप्पो। और अगर फोकस की बात करते हैं तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपने देखा कि फोकस भी ठीक देखने को मिल रहा है। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अब इसके फ्रंट कैमरा के अंदर, यहाँ पे मैं 4K 30 fps के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और वाकई ही इम्प्रूव्ड है वीडियो, काफ़ी इम्प्रूव मैं कह सकता हूँ। एक तो बैकग्राउंड पे हार्श लाइट देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, फेस की डिटेल टेक्सचर ठीक मेंटेन कर रहा है, और 4K के ऊपर मैं चल रहा हूँ इस टाइम। मीन ये कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर है इस टाइम फोन,
और मैं चाह रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी बेहतर निकल के आ रही है। एज अ बॉक्स पैक डिवाइसेस में पहले अगर 100K में जाते थे ना, तो आपको जो इसका प्रीवियस मॉडल भी आया था वो भी इतना अच्छा काम नहीं करता था, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे हम जूम भी कर सकते हैं 2x तक पर रहते हुए। मैं बैक एंड ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग आप हो रही है इसके अल्ट्रा वाइड लेंस में 1080p 30fps से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं है। और बाकी डायनेमिक रेंज कैसी है वो आप खुद जज करें। मेरे बैक साइड पे सोच जाए। और ये एंगल दिखाने का मेन मकसद ये था कि अगर आप कोई इस तरह की व्लॉगिंग का सोच रहे हो इस फोन के साथ, तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। हालांकि आपको 8 मेगापिक्सल कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसका फ्रंट 50 मेगापिक्सल ही वाइड कैमरा है, अल्ट्रा वाइड है वो, तो आप उसी को यूज़ करिए। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी चुल है तो आपको कुछ ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लेंस शिफ्ट भी नहीं कर सकते। फोटोग्राफी की बात करते हो तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी डिसेंट रिजल्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है, मेन लेंस भी देखने को मिलता है, और आप डिजिटली 2x पे ऊपर भी जूम कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीनों में ऑलमोस्ट सेम से कलर देखने को मिलते हैं। लेकिन लैंडस्केप में मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि कलर थोड़े और बूस्टेड हो सकते थे। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही ये यहाँ पे पाकिस्तानी स्किन टोन के हिसाब से यूज़ होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी AI मजीद कलर बेहतर कर लेगी। सो डेफिनेटली नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए मैं इसको एक रीजनेबल फ़ोन कहता हूँ, बिकॉज डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी थी, ओवरऑल कलर भी ठीक ही निकल के आए हैं, बस थोड़े से फीके थे। एंड क्लोजअप में बहुत बुरा था, खासतौर 2 मेगापिक्सल के ऊपर। लेकिन अगर आप मेन लेंस से 2x के ऊपर जूम करके फोटो क्लिक करोगे फिर रिजल्ट बेहतर आएगा। यहाँ पे मैंने दोनों फोटो अटैच की हैं। एंड अगर आप बात करते हो पोर्ट्रेट की, तो इसमें आपको 1x एंड 2x का ऑप्शन देखने को मिलता है। 1x के ऊपर भी काफ़ी बेहतर डिटेल है एंड 2x के ऊपर भी डिटेल लॉस नहीं करता, लेकिन ये है कि डेप्थ बढ़ जाती है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत बिजी बैकग्राउंड दिया था ताकि मैं इसकी एज डिटेक्शन चेक कर सकूँ, तो एज डिटेक्शन भी रीजनेबल है, काफ़ी बेहतर निकल के आती है। और ओवरऑल मैंने नीचे बैठ के भी फोटो क्लिक की थी यहाँ पे ताकि मैं इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड देख सकूँ, तो यहाँ पे भी इसने ठीक काम किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। सो डेफिनेटली इसको मैं कैमरा फ़ोन की कैटेगरी में 100% रेकमेंड करता हूँ। आप इसको कंसिडर कर सकते हो बॉक्स पैक डिवाइसेस में। एंड फ्रंट कैमरा तो इसका अच्छा है ही, जिससे आप अच्छी सेल्फी भी ले पाते हो। और सेल्फी में यह है कि कलर थोड़े फीके हैं, बस ये है कि आपको बाद में एडिट करने पड़ेंगे। पहले ओप्पो ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ लेता। हाँ जी, तो कैमरा सैंपल आपने देखे, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि काफ़ी बेहतर कैमरा भी निकल के आता है इस फ़ोन का। सो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ये कहीं ना कहीं ज़रूर है अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अब कॉल कनेक्टिविटी की बात करते हो तो इसके अंदर 4G प्लस देखने को मिलता है, 5G देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ इसका जो अपनी ऑप्टिमाइजेशन वाली एक चिप भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ओप्पो की आपको सिग्नल नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। एंड वाईफाई की बात करते हो तो वहाँ पे भी इसकी स्पीड्स मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है। सो नेटवर्क के लिहाज से मुझे कोई इशू नहीं है, और हैवी प्लास्टिक फ्रेम जिसकी वजह से मज़ीद ज़्यादा सिग्नल अच्छे भी कैप्चर कर पाता है। अगर आप कॉलिंग वगैरह और डेली यूजर्स के लिए जाते हो, क्योंकि बहुत से लोग ओप्पो को कंसिडर करते हैं इस चीज़ के लिए, तो वहाँ भी ये फ़ोन बेस्ट निकल के आता है। उसके बाद इसकी सबसे एक और तगड़ी चीज़ है वो इसकी बैटरी सेगमेंट एंड चार्जिंग। 7000 mAh बैटरी देखने को मिलती है इस फोन के अंदर। और यकीन मानो पबजी खेलता हूँ मैं इसके ऊपर, 1 घंटे की पबजी के ऊपर ये सिर्फ 6 से 7% डाउन करता है कभी कभी। तो कुछ इस तरह का सीन है कि अगर आपने 2 दिन फोन को लगातार यूज करना है ना, फिर भी ये वाला फोन आपकी बैटरी चला जाएगा। और उसके साथ अच्छी चीज ये है कि सिर्फ आपको 1 घंटा भी चार्ज नहीं लगाना पड़ता। 80 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, बॉक्स के साथ ही चार्जर आता है। डेफिनेटली ये एक रीजनेबल ओवरऑल डिवाइस है, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। बाकी IP रेटिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर, तो कोई कमी नहीं है एज फोन के अंदर, जिसकी वजह से मैं इसको मना करूं कि आप ना बाय करो। एक बैलेंस्ड सा फोन है। आपने अगर बहुत से लोग आ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि अभी 4 साल यूज करना है, 5 साल यूज करना है, भाई ये चल जाएगा। 4-5 साल तो आपकी इजीली निकाल देगा। सो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। बस ये है कि गेमर्स इसके करीब ना आए, बाकी सारे बंदों के लिए ठीक है। बाकी इस तरह की वीडियो यहाँ पे मैं डालता रहूंगा। कोई क्वेश्चन रहेगा नीचे कमेंट में पूछिए। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलने नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।